सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, जो हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन है 6000 वैकेंसी के लिए वो आउट हो चुका है और जिसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो हमारी 21 मार्च है। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए आपके लिए एक स्पेशल बैच लेकर के आए हैं, सेवा सुरक्षा सहयोग बैच। इस बैच की जो सारी की सारी क्लासेज होगी वो हम आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी पर बिल्कुल फ्री रहेंगी। आपका मेरे हिसाब से जो एग्जाम है एक्सपेक्टेड वो जून जुलाई के पास होना तय है। ठीक है ना। तो हम तब तक, हमारी कोशिश ये है, तब तक हम आपका सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोशिश ये भी रहेगी कि आपका हम कम से कम एक बार रिवीजन तो जरूर करवा दे, ताकि आपका सिलेबस है जो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, अच्छे से एक बार फिर रिवीजन भी हो जाए। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ये सलाह जरूर देना चाहूंगा कि आप ऐसा मत मान के चलिएगा कि जो आपका एग्जाम है वो जुलाई में है, या मतलब इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को नहीं। आपका जो एग्जाम है वो पहले भी हो सकता है, यानी कि आपको अपने एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है आप अपना टारगेट लेवल, भाई मेरे को तो जुलाई तक के अपना सिलेबस फिनिश करना है। ठीक है ना। और दूसरी मेन बात ये है कि भाई अब की बार जो आपका कंपटीशन है वो किसी ऐसे वैसे बच्चे के साथ नहीं है। अब की बार आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो सीईटी क्वालिफाई बच्चों के साथ होने वाला है। ठीक है ना। पहले तो क्या होता था, भाई कोई भी अप्लाई कर देता था और कोई भी एग्जाम में बैठता था। ठीक है ना। तो अब की बार सीटी क्वालिफाई कैंडिडेट्स के साथ है, जिसकी एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, उससे ऊपर ऊपर के बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। देखो, जैसा कि आपको पता होगा, जो सीटी परी का जो रिजल्ट्स आया था उसमें जर्नल के लिए 47.5 थे शायद, जर्नल के लिए ये मार्क्स डिसाइड किए गए थे जस्ट सीटी को क्वालिफाई करने के लिए। और उसमें भी ये डाटा निकल के आया था, भाई हरियाणा में से कम 4 लाख प्लस ऐसे स्टूडेंट थे जो इस क्राइटेरिया को भी पास नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। और ये तो मिनिमम था क्वालिफाइंग, और जो एचएसएससी पुलिस के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट डालेगी वो तो डाटा हमारा 60 के आसपास होने वाला है, 55 भी हो सकता है मेल के लिए। ठीक है ना। तो यानी कि आपका जो कंपटीशन है वो एक प्रकार से अच्छे बच्चों, यानी कि क्रीम लेवल के बच्चों के साथ होने वाला है। और ऐसे में आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे लूज पॉइंट मान के नहीं चल सकते। जो जैसे कि मैं बताऊं, अपनी जो मेरी क्लास रहेगी वो इंग्लिश की रहेगी, और इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो 5 से 6 के अराउंड होने वाले हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, एक तो पहले से ही इंग्लिश के बारे में वैसे ही फोबिया बच्चों के बारे में भी, और दूसरा ये सोच लेते हैं कि भाई 5-6 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं 5-6 क्वेश्चन करने की बजाय किसी दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करके निकाल लूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप हैं ना, इसको थोड़ा सा लाइट में मत लीजिएगा। क्योंकि क्या है, मान लो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि भी जो ये 5-6 क्वेश्चन है मैं इस सिलेबस को, इस सब्जेक्ट को स्किप करने की बजाय हरियाणा जीके पर फोकस करके निकाल लूंगा, यानी कि मैं इनको ओवरटेक कैसे करूंगा, हरियाणा जीके। लेकिन बच्चे, आपको ये नहीं पता कि ऐसी बात सिर्फ आप ही नहीं सोच पा रहे, ऐसे सभी कैंडिडेट सोचते होंगे कि भाई मैं हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से किसी का लूज पॉइंट होगा ही नहीं। अगर 25 क्वेश्चन भी आते हैं तो 22-23 क्वेश्चन तो हर कोई निकाल पा रहा होगा। आप इस सेक्शन में किसी भी बच्चे को ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा खासा स्कोर, हमारे इस बैच का जो स्कोर रहेगा वो 80 प्लस क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, कि आप 80 प्लस क्वेश्चन निकाल के आओ। ठीक है ना। अगर आप ऐसा सोचोगे भाई मैं इंग्लिश को स्किप कर देता हूं, फिर आपका एक सब्जेक्ट हो सकता निकल के आ जाए। अब देखो, जैसे कंप्यूटर है, जो सीटी मेंस में उन्होंने कैसा कंप्यूटर डाल रखा था भाई, मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल का, फिर आप यहां पे भी मार खा जाओगे। मतलब आप ऐसे कितने सब्जेक्ट स्किप करोगे अपने कंफर्टेबल जोन के लिए, यानी कि अपने आप को समझाने के लिए। बच्चे, ये आप कंपटीशन में हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ करके नहीं चल सकते। अगर आपको अपने आप को बिल्कुल ऐसे एक प्रकार से सेफ जोन में लेके जाना है, यानी कि एक तो आपका स्कोर ऐसे रहे भी 60 के अराउंड है, 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आ रहा, तब तक हम यही सोच रहे हैं मैं हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, जब आप तैयारी करने के लिए बैठ ही गए हैं
तो क्यों ना हम अपने स्कोर को इस प्रकार से एक तरफा कर दे कि हमको टेंशन ही ना हो कि भाई आ जाए कल आए परसों, हम तो बिल्कुल एक तरफा सिलेक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। आपके लिए मेरे कहने का मतलब है ये 5-6 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। इंग्लिश को पढ़ने का मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप पूरी ग्रामर पर पीएचडी करो, जो भी सिलेबस है। हम इंग्लिश को कैसे पढ़ने का हमारा तरीका रहेगा, देखो एक बार। इंग्लिश में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ प्रीवियस को देखते हुए भाई कैसे एचएसएससी का पैटर्न रहा है अब तक, किस टॉपिक से वो पूछती है, उस हिसाब से फोकस करके हमने आपके लिए इस बैच को शुरू किया है, ताकि आप 5-6 क्वेश्चन आते 4-5 तो आराम से निकाल पाओ, ठीक है ना। देखो हमारा पहला रहेगा टेंस। हमारे इस एक टॉपिक से हम 3 चैप्टर साथ के साथ कवर कर पा रहे होंगे। कौन सा? एक तो वॉइस, एक नरेशन, और तीसरा होगा हमारा क्वेश्चन टैग। आपने भी बच्चे पहले एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा वॉइस से भी क्वेश्चन कन्फर्म आता है, नरेशन से भी आता है, और क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इन तीनों टॉपिक में है कुछ नहीं बस, ठीक है ना। अगला भी जो हमारा है वो एक आ जाता भाई एरर, ये बताना किस पार्ट में क्या एरर है, ठीक है। उसके लिए आपको, आप बोलोगे इस पूरी इसके लिए तो हमको नाउन में पढ़ना होगा, इसके लिए तो हमको प्रोनाउन में पढ़ना होगा, इसके लिए तो हमको वर्ब भी करनी होगी, इसके लिए एडजेक्टिव भी होगा, इसके लिए आर्टिकल भी होगा, और इसके लिए तो हमारा कंजक्शन भी करना पड़ेगा, इसके लिए तो हमको मॉडल भी करनी पड़ेंगे अलग से। तो बच्चे मैं आपके लिए इसको ग्रामर को कवर करने के लिए हम एक एक टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। हमने बताया था जो हमारा स्कोर रहेगा वो 80+ का रहेगा आपके लिए। तो इन्हीं सभी चैप्टरों में से प्रीवियस बेस के हिसाब से मैंने आपके लिए 80+ डायमंड रूल निकाल के रखे हैं, डायमंड रूल, ठीक है ना। जो यहां तक कि एचएसएससी तो क्या एसएससी में भी बार बार रिपीट होते रहते हैं, यानी कि सीजीएल लेवल के एग्जाम में भी रिपीट, यानी कि इनका एक पैटर्न फिक्स है, इनका आना तय है किसी ना किसी एग्जाम में। यानी कि इन सभी टॉपिकों को मिला के हम जो पढ़ेंगे 80+ डायमंड रूल, ठीक है ना। यानी कि मेरे ख्याल से एचएसएससी के प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से मेरे को आपको एक एक इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप इन 80+ को 2-3 बार अच्छे से कवर कर लोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन वो जैसा भी पूछता आप यहां से कवर कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, इसके बाद जो हमारा अगला होगा भाई वो होगा वोकैब का। वोकैब से भी हमारे फिर 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिनोनिमस भाई, समानार्थक शब्द, ठीक है ना। जिन 2 शब्दों का मीनिंग समान होगा ऐसे वो पूछ लेता। आपने ग्रुप डी भी दिया होगा आई एम श्योर, और ग्रुप सी भी दिया है भाई। वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे फिर वो सिनोनिमस पूछे, चाहे फिर वो एंटोनिमस पूछे, या फिर वो भाई करेक्टली स्पेल्ड पूछे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा भाई, आपको स्पेलिंग होगी गलत दे दी गई होगी, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई 3 स्पेलिंग होगी वो हमारी गलत होंगी, उनमें से हमको ठीक बतानी है। और ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा समझता है कि भाई मैं इजीली ऐसे निकाले, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं हमारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि जो हम डेली पढ़ते हैं लेकिन हमारा फिर भी उन पर ध्यान नहीं रहता, एक भी इसकी स्पेलिंग कैसी थी। और ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं बच्चों के इस ओवर कॉन्फिडेंस में भी, मैं इसको तो आराम से निकाल लूंगा, ठीक है ना। जो अब 56-57 का मेंस हुआ था उसमें तो इससे है ना 2-3 क्वेश्चन तो इससे देखने को मिले थे, और 1 क्वेश्चन इससे देखने को मिला था, और एक तो टेंस और नाउन से ही देखने को मिल गया था कि भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और उन 5 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि भी हम 5 में से 2 ही निकाल पा रहे, 1 ही निकाल, वो 5 के 5 करने के थे। एक प्रकार से वो आपका बूस्टर पॉइंट हो सकता था, ठीक है ना। तो भाई मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी कि भाई आप है जो इंग्लिश को है इतने हल्के में ना ले। एक और बच्चे मैं आपके बात शेयर करना चाहूंगा, मेरा जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस रहा है, क्या होता है बच्चा तैयारी करते करते एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है भाई, ना तो वो बिल्कुल 0 लेवल होता
और ना वो टॉपर में होता, वो होता मीडियम रेंज। और जो मीडियम रेंज वाले बच्चे होते हैं ना, वो सिलेक्शन से हमेशा 2, 3, 4 से रहते हैं। उनके रहने का मेन कारण क्या होता है, मान लो हमने आपके लिए जैसे ये बैच शुरू किया है, हम इसमें हम टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे, ठीक है ना। बेसिक से लेकर के जिस लेवल तक HSSC जा सकते हैं उस लेवल तक का हम पढ़ेंगे। अब वो शुरू शुरू में क्लास अटेंड करेगा, उसको ऐसा लगेगा ये तो मेरे को आता ही है, ठीक है ना। और इस ओवर कॉन्फिडेंस में फिर वो कहीं से भी पढ़ रहा हूं, मैं ये यहीं की बात नहीं कर रहा, फिर उसको ऐसा लगने लगता है ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ये तो मैं सेल्फ स्टडी से ही ना कर लूंगा। लेकिन जो एक्चुअल में मटेरियल होता है वो बाद में क्लास में, मतलब बेस टू एडवांस लेवल जाते हैं ना, वो धीरे धीरे कवर होता चलता है। और इस बच्चे ने यहाँ पे क्लास छोड़ दी और ये जो मेन था वो वहां पे स्किप कर दिया, और अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस में उसका हर बार का एक ही चीज होती है, कभी 2 से रह रहा, कभी 3 से रह रहा, कभी 4 से। यानी कि इन मीडियम वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ना तो ये मतलब टॉपर जोन में होते हैं और ना ये बिल्कुल जीरो जोन में होते हैं, ठीक है ना। तो मेरी ऐसे बच्चों से मतलब एडवाइस रहेगी कि भाई जो हमारा इस टाइप का जो ईगो रहता है कि भाई उसको छोड़ करके अच्छा मौका आया है आपके पास तैयारी करने का, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये चीज मान के भाई ऐसा मान लो 1-2-4 महीने के लिए हम बिल्कुल जो भी सीख रहे हैं नया सीख रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। आप किसी भी टीचर की क्लास अटेंड करना, मान लीजिए मैं हरियाणा जीके की बात करूं, आप जींद डिस्ट्रिक्ट की पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप जींद डिस्ट्रिक्ट कितना अच्छे से कवर कर चुके हो, आप किसी भी नए टीचर से पढ़ना, आपको 2 नई बातें तो वहां से सीखने को मिल ही जाएंगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे मेरी आपसे यही एडवाइस है भाई, हम जो इंग्लिश है वो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो हम इसमें भी हम जो शुरू करेंगे सबसे पहले वो टेंस शुरू करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से, ये मानते हुए कि भाई बच्चे को कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल छोटी से छोटी बातें, और यहाँ से बच्चे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, और साथ के साथ हम क्या करेंगे भाई, शुरू में तो हम हमारे ये टेंस करके उसके बाद डायमंड रूल करेंगे ही करेंगे। जो हमारा ये वोकैब का पोर्शन है ना, ये भी एक जीके की तरह की पोर्शन है, यानी कि ये इतनी आसानी से कवर होने वाला ये भी नहीं है। जैसे जीके को हम 1-2 बार में पढ़ के याद नहीं कर सकते ना, वोकैब को भी हम 1-2 बार पढ़ के याद नहीं कर सकते। इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, डेली डेली थोड़ा थोड़ा लिटल लिटल पढ़ना होगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी भाई, मैं शुरू की 30 से 35 मिनट की क्लास में आपको ग्रामर पढ़ाऊं, उसके बाद लास्ट की जो हमारी 20 से 25 मिनट जो भी जितने भी होंगे उसमें हम हर रोज के 20 वर्ड सीखें। और डेली के डेली अगर हम रोज के देखो 20 वर्ड ऐड करेंगे, 1 महीने में हमारे 600 वर्ड होंगे, और एग्जाम में 3 महीने बाद ऐसा माने 1800 के अराउंड वर्ड। और बच्चे मैं एसएससी में भी देखो टोटल 1500-2000 ही वर्ड हैं, बस वही बार बार रिपीटेशन में चलते रहते हैं, ठीक है ना। और वोकैब करेंगे उसमें एंटोनिमस सिनोनिमस हमारा एक ही है, बस मीनिंग चेंज हो जाते हैं भाई, एक में उसका समानार्थक बताना हो, एक में उसका विपरीत बताना होता है। और इसके साथ के साथ भाई स्पेलिंग तो हम साथ के साथ याद करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, शुरू की क्लासेस शुरू की टाइमिंग में हम ग्रामर करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद वोकैब का पोर्शन, यानी कि डेली डेली थोड़ा थोड़ा लिटल लिटल वोकैब भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। ताकि एकदम से हमारे ऊपर ये प्रेशर ना बने कि भी मेरे को इतनी वोकैब करनी है, ठीक है ना। अब देखो जो बच्चा मान लो 200-400 वोकैब याद करके बैठा होगा, और एक जो ऐसे धीरे धीरे 600 × 3 1800, तो उन दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में कितना फर्क होगा, ठीक है ना। चलो जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो हम टेंस से शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखो टेंस की सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होगी, इट टेल्स अबाउट टाइम, इट टेल्स अबाउट टाइम, यह हमें समय के बारे में बताता है कि भाई कोई कार्य किस टाइम पे हुआ। जिससे इस बात का कंफर्म होगा आपको कि जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि भाई इसका टेंस को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और जो तीसरा है वो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस।
डेफिनेशन बताई थी, इट टेल्स अबाउट टाइम, यह हमें समय के बारे में बताता है कि यानी कि वो कोई भी कार्य है वो प्रेजेंट में हुआ यानी कि वर्तमान में हुआ, पास्ट में हुआ यानी कि भूतकाल में, या फिर फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है ना। तो टेंस को कितनी कैटेगरी में बांटा गया, 3 में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और अब की बार जो सीटी मेंस का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था, अब भाई जो टेंस है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होते हैं भाई 3 प्रकार की। ठीक है ना। लेकिन क्या है, आगे चल के भाई इनको कैटेगरी में भी बांटा गया है, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है वो आगे चल के कितने में बटा हुआ है, 4 में, पास्ट है वो भी 4 के अंदर बटा हुआ है, और जो फ्यूचर टेंस है वो भी आगे चल करके 4 भागों में बांटा गया। तो इस हिसाब से देखोगे भाई ये तो 4, 8 और 12 टोटल 12 हो गई। देखो भाई वैसे तो टेंस हमारे 12 हैं, लेकिन जो मेन टेंस काउंट होते हैं वो 3 ही हैं। ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 कौन कौन सी में बांटा गया है भाई, 4 टेंस है हमारे, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगला है भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, जो तीसरा है वो है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। देखो और इस क्या क्या है भाई, इस टेंस में और इन टेंस में क्या फर्क है, देखो ये तो बता रहा था हमें टाइम के बारे में। ठीक है ना। और ये बताते हैं हमें स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में, स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है ना। यानी कि ये तो ये बताएंगे अगर कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ। लेकिन जो ये वाले हैं ये मेरे को बताएंगे स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि उस कार्य में क्या रहा, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको चारों के एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं बोलता हूं जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। मैं लिखता हूं अगला ही इज गोइंग टू स्कूल। तीसरा है ही हैज गॉन टू स्कूल। चौथा है ही हैज बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018। ठीक है ना। देखो भाई ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यानी कि वह स्कूल जा रहा है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, यानी कि ये कार्य उसका चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन कब तक चलेगा हमें इसके बारे में ये नहीं बिल्कुल पता। तो ये मेरा कैसा टेंस है भाई, इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको इसीलिए इसी कारण से भाई ये कार्य कब तक चलेगा हमें पता नहीं है, इसलिए इसको इंडेफाइनाइट टेंस भी बोलते हैं, इंडेफाइनाइट टेंस। यानी कि ये कार्य ऐसा कब तक चलता रहेगा हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, यानी कि इस टेंस को क्या कहेंगे हम, इनकम्प्लीट। ठीक है ना। ये सेंटेंस मेरा कैसा, इनकम्प्लीट, यानी कि जो काम का जो मेरा स्टेट ऑफ एक्शन है वो कैसा, इनकम्प्लीट। ठीक है ना। हमको कंफर्म नहीं है कब समाप्त होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, लेकिन जा रहा है, यानी कि कब पहुंचेगा हमें इसके बारे में भी नहीं पता, यानी कि इसमें भी कार्य की स्टेट ऑफ एक्शन क्या, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तीसरा है भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल पहुंच चुका है, यानी कि इस सेंटेंस में स्टेट ऑफ एक्शन क्या रहेगी भाई, कार्य क्या है, कंप्लीट हो चुका है, कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका भाई। इसीलिए तो इसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्टेट ऑफ एक्शन का कंफर्म पता होता है भाई जो कार्य है वह हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। चौथा है ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018, वह 2018 से स्कूल जा रहा है, और कब तक जाएगा हमें यह नहीं पता, यानी कि इसकी भी स्टेट ऑफ एक्शन कैसी है भाई, इनकम्प्लीट। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई जो टेंस है और टेंस के जो पार्ट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ये टेंस है हमारे 3, ये तो खाली टाइम के बारे में बताएंगे, अगर भाई कार्य कब होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा। लेकिन जो इसके सब पार्ट्स है ये हमको किसके बारे में बताएंगे, स्टेट ऑफ एक्शन, कार्य की, यानी कि वह कार्य हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। देखो भाई हम शुरुआत करेंगे पढ़ना प्रेजेंट टेंस के पहले भाग सिंपल प्रेजेंट टेंस से, सिंपल
प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है, वो हर एक चीज हम देखेंगे। ठीक है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस जो टेंस की पहचान है वो क्या है, ता है, ते है, ती है। यानी कि जब इस सेंटेंस को हिंदी में पढ़ोगे तो पीछे से कैसी आवाज आएगी, ता है, ते है, ती है। मैं बोलूँ वह पढ़ता है, वह खेलते हैं, वह लिखती है, ऐसे। इस सेंटेंस में भाई क्या होता है, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेंटेंस को कैसे जोड़ के लिखा जाता है, पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके साथ एस या ई एस प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब यहां पे देखो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का क्या रोल है। देखो अगर भाई हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देंगे तो वो मेरी कैसी फॉर्म हो जाएगी, मेरी सिंगुलर फॉर्म। क्या होगी वो, मेरी सिंगुलर फॉर्म। अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ को एज इट इज रखता हूं तो वो मेरी कैसी फॉर्म होगी, वो होगी मेरी प्लूरल फॉर्म। और इंग्लिश के अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा कैसी रहेगी, उसकी सिंगुलर। और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी मेरी हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल। ठीक है, तो यहां से क्या है भाई, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर देखेंगे भी वो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस लगा देंगे, और अगर वो प्लूरल फॉर्म में तो उसको एज इट इज यहीं पे रख देंगे, और उसके बाद डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं भाई, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है ना। पहले मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर लिखी भी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे मेरे को क्या यूज करना, एस या एस। मैं ये देखूंगा एस या एस किसके साथ लगेगा, सिंगुलर फॉर्म के साथ। और सिंगुलर फॉर्म किसके लिए आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने देखा जो मेरा सब्जेक्ट है ही, वो कैसा, सिंगुलर। तो मैंने इसके साथ किसका प्रयोग किया भाई, ई एस का, टू स्कूल। अब बात ये आ जाती है भाई एस लगेगा या ई एस लगेगा। एस या ई एस का लगना भाई वर्ब टू वर्ब डिपेंड करता है, किसके साथ तो एस लगेगा, किसके साथ ई एस। जैसे गो है भाई, गो के साथ ई एस लगता है। मैं बोलूं वह क्रिकेट खेलती है, ही सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। ठीक है ना। देखो भाई इसमें क्या है, पल्ले के साथ क्या लग गया अभी, एस लगेगा। ठीक है ना। यानी कि एस या ई एस का लगना वर्ब टू वर्ब डिपेंड करेगा, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। अब भाई इन वर्ब के साथ तो एस लगेगा और इनके साथ ई एस लगेगा। ठीक है ना। सेंटेंस को कैसे जोड़ के लिखना, आपको पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, फिर एस या ई एस लिखोगे। ठीक है ना। कौन से सेंटेंस में, जिनकी पहचान कैसे है, ता है, ते है, ती है। एक और देखो भाई, इसमें भाई दो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं, दो हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी, एक तो डज और एक डू। सिंपल प्रेजेंट टेंस के में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, डू और डज। जो हेल्पिंग वर्ब है भाई वो कहां पे यूज होती है, एक तो सेंटेंस को नेगेटिव लिखते टाइम, अगर मेरे को सेंटेंस नेगेटिव में लिखना है, या फिर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते टाइम, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते टाइम। ठीक है ना। देखो जो डज है वो किसके लिए यूज होगी भी, डज यूज होती है मेरी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और जो डू है मेरी वो हमेशा यूज होती है किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना। वैसे भी देखा जाए तो मैंने बताया था भाई जो डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा कैसी फॉर्म होगी, प्लूरल फॉर्म। और अगर मैं इसके साथ ई एस लगा दूंगा तो ये कैसी बन जाएगी, मेरी सिंगुलर फॉर्म। इसलिए डू तो प्लूरल के साथ और डज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एक चीज का और ध्यान रखना भाई, जब ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर प्रयोग होगी तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या लिखोगे, डू डज के बाद हमेशा मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जामिनर ने ऐसे पहले भी दिया गया भाई, वो डू डज के बाद सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज कर देता है, जो कि क्या होता है, गलत। डू डज हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग होगा भाई,
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अच्छा भाई, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां कहां पे किया जाएगा, नेगेटिव में लिखते टाइम या फिर इंटेरोगेटिव बनाते टाइम। नेगेटिव वजह से मैं बोलूं वह स्कूल नहीं जाता है, तो सेंटेंस को कैसे लिखोगे, देखो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर डू या डज, और फिर नोट, फिर भाई मैंने बताया डू डज के बाद हमेशा मेन वर्ब की कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं जाता है यानी कि सब्जेक्ट क्या मेरा, वह यानी कि ही। फिर डू या डज, डू या डज का बताया मैंने, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगी भी डज, तो यानी कि ये सिंगुलर है तो क्या आएगी डज, ही डज नोट, वर्ब क्या है गो, गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, एक चीज और भाई, इंग्लिश के अंदर कोशिश ये रहती है भाई इसको सेंटेंस को हमेशा जितना छोटा हो उसके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा जाए, तो इसलिए भाई डज प्लस नोट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डजंट, कैसे लिखेंगे डजंट, और डू प्लस नोट को कैसे लिखेंगे, डोंट। ठीक है, तो देखो यानी कि इस सेंटेंस को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं ही डजंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है ना, ही डजंट गो टू स्कूल। लेकिन जब इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखोगे तो ध्यान रखना भाई इसके बाद नोट नहीं यूज करना है, क्योंकि नोट क्या है ऑलरेडी आ चुका है, अगर 2 बार नोट यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस। ये तो था जब मेरे को सेंटेंस को किस में लिखना हो, इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में। अगर सेंटेंस को मेरे को इंटेरोगेटिव में लिखना पड़ जाए तो क्या होगा, तो भाई जब भी हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में लिखते हैं तो याद रखना क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कैसे आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले। इंटेरोगेटिव में लिखते टाइम क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो किससे पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले। इंटेरोगेटिव में कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज, फिर क्या लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, देखो जैसे मैं बोलूं वह, सॉरी मैं लिखता हूं क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, एक पुस्तक नहीं पढ़ती है। ठीक है, देखो भाई क्या लिखना पहले मेरे को, इसको इंटेरोगेटिव को लिखने के लिए क्या लिखूंगा मैं मेरे को यूज करनी है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज। भाई डू या डज का आना किस पे डिपेंड होता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह, क्या वह, और कंप्लीट भी देखना भाई पढ़ती है यानी कि फीमेल की बात हो रही है। ठीक है ना, वह सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर डू या डज में से क्या आएगा, डज, डज सी। इस चीज का खास ध्यान रखना भाई, कहीं यहां पे ही लिख दो, डज सी, आगे क्या है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना यानी कि रीड, डज सी रीड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ए बुक, और लास्ट में इंटेरोगेटिव लगाना ना भूले। डज सी रीड ए बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ती है, नहीं पढ़ती है। ठीक है ना, क्या वह एक पुस्तक पढ़ती है। मान ले मेरे को यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखूंगा भाई मैं, अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव का मेरे को किस में लिखना है, नेगेटिव में, मैं करूंगा पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस का ऑब्जेक्ट। मैं इसी को नेगेटिव में लिख के बताता हूं, जैसे मैं बोलूं डज सी नोट रीड ए बुक, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ती है। ठीक है ना, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ती है। अच्छा भाई मैंने एक चीज और बताया था, डज और नोट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, डजंट, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डजंट सी रीड ए बुक, डजंट सी रीड ए बुक। लेकिन जब इसको तुम डजंट लिखोगे तो यहां पे नोट ऐड मत करना, क्योंकि क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस 2 बार आ जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या बताया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ठीक है ना, ये थी बेसिक सी बातें, स्ट्रक्चर।
अब देखते हैं भाई जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका कहां कहां पर प्रयोग किया जाता है। भाई जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका पहला रूल लिखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस को भाई रेगुलर एक्शन के लिए और हैबिट वाले कार्यों के लिए, पहला लिखो क्या, रेगुलर एक्शन, जो कार्य हम हर रोज करते हैं, रेगुलर एक्शन या फिर कोई हैबिट हो हमारी वो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ठीक है ना भाई, ये उसका रेगुलर एक्शन, अभी हर रोज जाता है वो स्कूल। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना। या फिर कोई भी मान लो उसकी हैबिट हो, ठीक है ना, कोई भी हैबिट हो, जिसे मैं बोलूं सी रीड्स ए न्यूज़पेपर, सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह एक अखबार पढ़ती है, यानी कि सुबह उठ के उसका अखबार पढ़ना क्या है भाई, हैबिट है उसकी, ठीक है ना। इस सेंटेंस को भी मैं किस में लिखूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड के साथ ऐसा लगा हुआ है, फिर क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। या फिर मैं बोलूं आई गो टू लाइब्रेरी, आई गो टू लाइब्रेरी डेली, मैं लाइब्रेरी डेली जाता हूं, यानी कि मैं हर दिन लाइब्रेरी जाता हूं, ये उसका क्या है, रेगुलर एक्शन है। रेगुलर एक्शन और हैबिट वाले में सेंटेंस में क्या होता है, कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं डेली, डेली, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इवनिंग, 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 ठीक है। या फिर वंस ए वीक, वंस ए वीक, या फिर वंस ए मंथ, ठीक है ना। यानी कि रेगुलर एक्शन वाले हैबिट वालों की क्या पहचान होती है, इसमें जर्नली ऐसे वर्ड देखने को मिल जाते हैं, डेली, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ठीक है ना, या फिर वंस ए वीक, वंस ए मंथ, ठीक है। और क्या होता है भाई, जो क्या है इसमें कुछ और वर्ड भी यूज किए जाते हैं, कौन कौन से, इसमें भाई एडवर्ब यूज की जाती है जो टाइम एक्सप्रेसिंग होती है। रेगुलर एक्शन में और हैबिट वालों में क्या होता है, क्या यूज कर ली जाती है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, सेल्डम, सेल्डम, रेयरली, कभी कभार, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स, यूजुअली, यूजुअली। यानी कि ये क्या है, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हैं जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के में यूज की जाती है। लेकिन याद रखना ये जो एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब हमेशा, ये एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होती है, मेन वर्ब से पहले प्रयोग होती है, से पहले प्रयोग होती है। जैसे मैं बोलूं ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करता है, ठीक है ना। जो ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है भाई, इसको हमेशा किससे पहले यूज किया जाएगा भाई, मेन वर्ब से। क्या बताया, पहला रूल भाई, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसको लिखते हैं, रेगुलर एक्शन हो गया हमारा, हैबिट हो गया, इन सभी को किस में लिखा जाएगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और इसमें कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, वंस ए वीक, डेली, और कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब भी हैं, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स, यूजुअली। ये सामान्यतः हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं भाई ये इन सेंटेंस की क्या है, पहचान है, ठीक है। अगला जो रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का भाई, वो क्या है, जो भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा भाई, सार्वभौमिक तथ्य, उसको भी हमेशा हम किस में लिखेंगे भाई, उसको भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ को, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को भाई हमेशा किस में लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं भाई, जैसे मैं बोलूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट,
ठीक है ना। जो सूर्य है वो पूर्व में निकल रहा, सार्वभौमिक तथ्य है भाई, ठीक है ना, सभी को पता है भाई जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व में निकलता है। ऐसे सेंटेंस को भी मैं किस में लिखूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, सिंगुलर फॉर्म होगी, ये भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, और ये क्या होगा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं बोलूं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। इसको भी मैं किस में लिखूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जो तीसरा रूल है भाई जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिसको लिखा जा सकता है प्रोवर्ब भाई, यानी कि कहावत। जो हमारी कहावत हैं भाई उनको भी हमेशा किस में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं बोलता हूं होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको भी भाई मैं किस में लिखूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना। पहला तो क्या बताया था, रेगुलर एक्शन होगा या हमारी कोई हैबिट होगी, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। दूसरा बताया भाई जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा हमारा, उसको भी हम कौन से स्ट्रक्चर के में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में। और जो तीसरा है मेरा प्रोवर्ब, यानी कि जो हमारी कहावत है भाई, वो भी हमारी किस में लिखी जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जो इसका फोर्थ रूल है भाई, फोर्थ रूल में क्या है भाई, जो न्यूज़पेपर होता है ना उसकी हेडलाइन, न्यूज़ की हेडलाइंस को भी किस में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को किस में लिखा जाएगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे हम देखते हैं इंडिया विंस मैच, इंडिया विंस मैच, यानी कि इंडिया ने मैच जीता, ये हेडलाइन, ठीक है ना, हमको देखने को मिल जाती है किसमें, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में। यानी कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह को सबको किस में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आता है भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट रूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, देखो निकट भविष्य में होने वाले ऑफिशियल कार्यों को, जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन उनको किस में लिखा जाता है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लिखो निकट भविष्य में होने वाले प्लान्ड ऑफिशियल कार्य, प्लान्ड ऑफिशियल कार्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता भाई, ठीक है ना। होने वाले तो वो फ्यूचर में हैं, लेकिन ऑफिशियल हैं और वो प्लान्ड हो चुके हैं, ऐसे में फ्यूचर की बात को किस में लिख लिया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं बोलूं द सीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, यानी कि जो सीएम है वो अगले सप्ताह कहां जाएंगे, चाइना। देखो भाई हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि भाई अगले सप्ताह जाएंगे, यानी कि ये तो फ्यूचर की बात होगी, इसको तो सिंपल फ्यूचर में लिखा जाना चाहिए। लेकिन जो चीजें प्लान्ड हो चुकी है और ऑफिशियल है, ऐसे केस में ऐसी बातों को हम किस में लिख सकते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और ऐसे सेंटेंसों में हमको ऐसे वर्ड देखने को मिल सकते हैं, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, इस टाइप से भी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसा होने वाले हो निकट भविष्य के अंदर, ठीक है ना। देखो इसको वैसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, भाई द सीएम विल लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। वैसे ही ऐसे लिखेंगे, ये भी मेरा गलत नहीं होगा कि भाई ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, आजकल जो मॉडर्न ग्रामर है उसके अंदर भाई फ्यूचर की बातों को जो निकट में होने वाली है, हैपनिंग है, निकट में हैपनिंग है, उनको किस में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना।
क्योंकि भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई जब दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं ना तो नेक्स्ट वीक देखा और किसका यूज कर देते हैं भाई, सिंपल फ्यूचर का। लेकिन भाई जो चीजें ऑफिशियल होनी चाहिए, जैसे सीएम का वहां पे जाना कैसा होगा, ऑफिशियल होगा, ठीक है। निकट भविष्य में होने वाली इन घटनाओं को भाई हम कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। मेन बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, में भी लिख सकते हैं भाई। यानी कि इस सेंटेंस को हम 3 तरीके से लिख पाएंगे। जैसे मैं बोलूं, द सीएम इज लीविंग फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। लेकिन इस चीज का बात का ध्यान रखना कि भाई ये निकट भविष्य में होने वाली प्लान्ड ऑफिशियल कार्य के लिए होगा, ठीक है ना। किसके लिए होगा, ऑफिशियल के लिए, ठीक है। ये यानी कि इस सेंटेंस को हम 3 तरीके से लिख पाएंगे, लेकिन हमको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको देनी है भाई, इसको देनी है, ठीक है ना। दूसरा है भाई, इसी का पार्ट देखो, लेकिन जो कार्य ऑफिशियल नहीं है लेकिन प्लान्ड हो चुका है, जो कार्य ऑफिशियल नहीं है, इसी में ऐड करना उसको भी। जो कार्य ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो कार्य ऑफिशियल नहीं है उसको प्रेजेंट टेंस में, सिंपल लिखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है भाई। चलो अनऑफिशियल है भाई, ये तो ठीक है। लेकिन मैं ये सोचूं भाई जो नेक्स्ट मंथ मेरा फिक्स हो चुका है जाना, प्लान्ड हो चुका है, मैं इसको सिंपल प्रेजेंट में भी तो लिखूं। यानी कि मैं लिखूं आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, क्योंकि हमने पिछले में पढ़ा है। लेकिन भाई पिछले में मैंने ये बोला है ऑफिशियल नहीं है, यानी कि जो कार्य ऑफिशियल नहीं है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि ऐसा करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये मेरा क्या रहेगा, ये ठीक रहेगा। और इसको मैं ऐसे कंटिन्यूअस में भी लिख सकता हूं, यानी कि इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, कंटिन्यूअस में। जैसे मैं बोलूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। अब क्या बात समझ में आई, देखो दोबारा एक पूरा साफ कर देता हूं मैं एक बार। देखो, लेकिन जो कार्य ऑफिशियल नहीं है भाई उनको तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ये तो ठीक है भाई, फ्यूचर की बात है, अनऑफिशियल है, लिखा जाएगा। लेकिन इसको प्रेजेंट में नहीं लिखा जाएगा भाई। कैसे नहीं लिखा जाएगा, प्रेजेंट में। लेकिन कंटिन्यूअस में हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार और देखो, जैसे मैं बोलता हूं, एक साइड लिखता हूं मैं ऑफिशियल, एक तरफ लिखता हूं मैं ऑफिशियल और एक तरफ लिखता हूं मैं अनऑफिशियल, अनऑफिशियल। जैसे भाई मैं बोलूं, भाई जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो अगले दिन मालदीव जाएंगे, अगले दिन मालदीव जाएंगे, ठीक है ना। जो ऑफिशियल चीजें हैं, जो ऑफिशियल घटनाएं हैं, मैंने उसको बताया था, हम उनको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से। हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी, और मैं उसको सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकता हूं, सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकता हूं, सिंपल फ्यूचर टेंस में, और मैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिख सकता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, कंटिन्यूअस टेंस में भी, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अगले दिन कहाँ जाएंगे, मालदीव, यानी कि इस घटना को मैं ऑफिशियल को 3 तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, द पीएम प्रेजेंट में गोज टू मालदीव्स
मालदीव्स नेक्स्ट डे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है ये मेरा। सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकता हूं, कैसे? द पीएम विल गो टू मालदीव्स नेक्स्ट डे, ये भी मेरा ठीक है। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, द पीएम इज गोइंग टू मालदीव्स नेक्स्ट डे, ये भी ठीक है मेरा। यानी कि ऑफिशियल कार्य जो प्लान्ड हो चुके हैं उनको हम ऐसे 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है भाई जो अनऑफिशियल कार्य हैं, जो प्लान्ड हो चुके हैं भाई, उनको हम कितने तरीके से लिख पाएंगे? उनको हम सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना इनको क्या होगा? बिल्कुल गलत। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना इनको क्या होगा भाई? बिल्कुल गलत। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं बोलूं आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल ठीक बात है, लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूं, आई गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, भाई ऐसा लिखना मेरा गलत हो जाएगा। ऐसा लिखना क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अनऑफिशियल कार्यों को तो सिर्फ 2 तरीके से ही लिखा जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल कार्य जो प्लान्ड हो चुके हैं उनको 3 तरीके से लिखा जाता है, और उन तीनों में से भी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ठीक है ना। इन दोनों में एक फर्क है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो भाई आज की क्लास में हमारा इतना ही। जैसा कि हमने डिसाइड किया था भाई, हम लास्ट की 10 मिनट में क्या किया करेंगे? डेली की डेली वोकैब करेंगे। ठीक है ना। जो अब अगला पोर्शन होने वाला हमारा, वो किसका? वोकैब का। ठीक है। हमारा जो पहला वर्ड है भाई आज का, वो क्या है? एक्यूरेट। क्या है? एक्यूरेट। इस वर्ड का मीनिंग का तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, जनरली हम वैसे यूज कर लेते हैं। एक्यूरेट मतलब होता है भाई बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल 100%, नोट मिक्सअप। अगला वर्ड है भाई, इसका जो सिनोनिमस होने वाला है भाई, जो इस साइड लिखे हुए, क्या लिखे हुए इसके? सिनोनिमस, यानी कि इसके समानार्थक शब्द, इनका और इनका मीनिंग क्या है? सेम है। ठीक है ना। एक्यूरेट को बोलते भी प्रिसाइज। क्या बोलते हैं? प्रिसाइज, यानी कि शुद्ध। और इसका अगला वर्ड है करेक्ट। करेक्ट का भी मीनिंग का आपको पता होगा, करेक्ट यानी कि एक्यूरेट। और इसके बाद जो तीसरा सिनोनिमस है इसका, वो है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या था भाई? एक्यूरेट। देखा जाए तो एक्यूरेट से एक वर्ड और लिखा मिल सकता है आपको, एक्यूरेसी। उसका भी मीनिंग क्या होगा भाई? हमारा मतलब एग्जैक्ट, शुद्ध, बिल्कुल। ठीक है ना। अगला जो वर्ड है भाई, वो क्या है? बैफले। BAFFLE। इसका मतलब होता है भाई चकरा जाना, मतलब माइंड में कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाना। बैफले का मतलब क्या होता है? चकरा जाना, यानी कि कंफ्यूज हो जाना। यानी कि कंफ्यूज होने का मतलब क्या होगा? पजल हो जाना। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल से वर्ड है। देखो, कंफ्यूज भी सुना होगा, पजल भी सुना होगा, बस आपको एक वर्ड और ऐड करना है, क्या? बैफले। ठीक है ना। उसी प्रकार से भी एग्जैक्ट भी आपको पता है, करेक्ट भी आपको पता है, एक्यूरेट भी आपको पता है। एक नया वर्ड ऐड करना आपको, क्या? प्रेसाइज। यानी कि ये वर्ड तो हम यूज करते ही हैं। अगर याद करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, जब इनकी जरूरत हो हम माइंड में याद करने की कोशिश करें भी, सिनोनिमस क्या था इसका? प्रेसाइज। आज के बाद ऐसा मत बोलो कि एक्यूरेट है, ये चीज बोलो प्रेसाइज है। ठीक है ना। मैं कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज और पजल तो आपको ऑलरेडी याद है, उसकी जगह कौन सा वर्ड याद करने की कोशिश करो? बैफले। अगला भाई लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है भाई संक्षिप्त, कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाए। कंसाइज, शॉर्ट करके लिखना, या फिर ब्रीफ। ब्रीफ का भी मीनिंग सुना होगा आपके भाई, ऐसा था इसको पैराग्राफ को ब्रीफ करके लिखो, यानी कि इसको छोटा करके लिखो। पहले एग्जाम में क्वेश्चन भी आते थे भाई, इस पैराग्राफ का क्या करो? 1/3 बना के लिखो, तो उसको क्या बोलेंगे? कंसाइज, छोटा, संक्षिप्त, ब्रीफ में लिखो। ठीक है। लैकोनिक, संक्षिप्त।
अगला भाई चेयोस, CHAOS, चेयोस का मतलब होता है भाई मतलब कोई चीज प्रॉपर तरीके से ना रखी हुई हो, यानी कि कमरे में कुछ सामान यहाँ पे पड़ा, कुछ इस साइड पड़ा, को कहीं पे, मतलब ऐसे अस्त व्यस्त सा पड़ा वो, यानी कि कोई वस्तु जो कि डिसऑर्डर में रखी हुई हो, ठीक है ना। मान लो आपकी स्टडी टेबल है, उसके ऊपर किताबें ऐसे वैसे रखी हुई हैं, उल्टी सीधी को कैसे है, और एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखी हो। प्रॉपर का उल्टा क्या होगा, प्रॉपर ऑर्डर का चायोस, अराजकता यानी कि डिसऑर्डर, ठीक है। मिक्सअप भाई, मिक्स करके उल्टे पड़े वो, या फिर कंफ्यूज, इसको भी कंफ्यूज में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला है भाई कंडेमन। कंडेमन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्या होना, किसी की निंदा करना। ये मीनिंग तो आपको पता ही होगा, क्रिटिसाइज करना भाई, वैसे जनरली बोलते रहते भाई उसने उसको क्रिटिसाइज किया, आपको उसकी जगह एक नया वर्ड ऐड करना, क्या बोलोगे, कंडेमन। कंडेमन निंदा करना, या भाई फिर उसकी जगह एक नया वर्ड और ऐड करोगे, क्या, डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना। देखो प्रोनाउंसिएशन पे जाना, डिनाउंस का मतलब निंदा होता है, एक इसका होता है सेम वर्ड अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और एक तो घोषणा करना अनाउंस, और डिनाउंस मतलब निंदा करना। अगला है भाई डेफर। देखो डेफर का मतलब होता है भाई स्थगित कर देना। देखो पोस्टपोन वर्ड आपको पता होगा, इससे तो हम बहुत ही ज्यादा अवेयर होंगे भी हमारा पेपर पोस्टपोन हो गया, या फिर ये भी बोल सकते हैं हमारा पेपर डिले होगा। उसकी बजाय आज से वर्ड यूज करो भी हमारा जो पेपर है वो क्या हो गया, डेफर हो गया, यानी कि उसको आगे के लिए टाल दिया गया। अगला वर्ड है भाई एररनियस, इसकी तुम साथ में स्पेलिंग भी याद करोगे भाई, ठीक है ना। एररनियस नाम से क्लियर, ये बना किसी एरर से। एरर का मतलब क्या होता है, गलती। देखा जाए तो हम इसको रिलेट भी कर सकते हैं, ये क्या होगा, ये सिनोनिमस है ना, ये इसका क्या होगा, एंटोनिमस। एरर से बना एररनियस यानी कि गलती। फॉल्स, बिल्कुल पता है आपको इस चीज का। इनवैलिड, इनवैलिड भाई, ठीक है ना, इसका भी पता होगा। रोंग, या फिर एक्यूरेट का उल्टा क्या होगा, इनएक्यूरेट यानी कि अशुद्ध, ठीक है भाई। आठवां वर्ड है भाई आज का हर्डल। हर्डल का मतलब होता है भाई बाधा, किसी भी कार्य में कोई बाधा आ जाए उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हर्डल, या इसको ब्रेकर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्स्टेकल भाई, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्स्टेकल, बाधा, या फिर ब्रेकर भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंडेटरी, इस वर्ड से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अवेयर हो गए भाई। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है भाई, अनिवार्य। कोई भी कार्य क्या करना हो, अनिवार्य हो, उसको क्या बोलेंगे, मैंडेटरी। टीचर ने भी बोला होगा क्लास में, कल के लिए ये आपका कार्य मैंडेटरी है। कंपलसरी भी, कंपलसरी तो पता है, कोई भी पेपर देते सबसे पहले लिखा मिलता भाई इतने क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ठीक है। एसेंशियल भाई, एसेंशियल का मतलब होता आवश्यक, क्या होगा, आवश्यक। मैंडेटरी से पहले से परिचित है, कंपलसरी का पता है, नया वर्ड ऐड क्या करना, एसेंशियल। अगला है भाई और लास्ट वर्ड है हमारा आज का, क्या, प्रोडिगल। प्रोडिगल का होता है भाई ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में। वेस्टफुल भाई, जब कोई चीज ज्यादा मात्रा में होगी वो तभी तो वेस्ट होगी ना, ठीक है ना। प्रोडिगल, इसको खर्चीला भी बोल सकते हैं ज्यादा मात्रा में। एक होगा भी लेविस, क्या होगा, लेविस, ठीक है। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं भाई, अगर कोई पैसे ज्यादा होंगे तो कौन सी शर्ट वगैरह खरीदेंगे, लिवाइस, यानी कि लेविस, प्रचुरता में। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला, यानी कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो क्या करेगा, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि फिजूल खर्ची करेगा। देखो जितने भी हमने वर्ड पढ़े हैं ना, इनमें से लगभग हमने पहले पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना। बस कुछ नए वर्ड ऐड करने, ये मान लो हमारे ये 10 चौके 40 के अराउंड होंगे, तो इनमें से 25 के अराउंड तो आपको पहले से पता होगा, और नए कितने ऐड किए हैं आपने, 15। भाई अगर धीरे धीरे तुम रोज के इतने नए वर्ड ऐड करोगे, डेफिनेटली 1500 तक तो आपको मतलब इतने वर्ड मिल जाएंगे, इतने वर्ड मिल जाएंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन स्किप होने का मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। और एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा आपका। और एक चीज और भाई, इनको है ना कई बार इस टाइप के वर्ड को रीजनिंग में भी डाल देता है भाई, समानार्थक शब्द बताना, ठीक है ना। और अब की बार तो जो सिटी मीन्स था उसमें समानार्थक करके ही डाले हुए थे, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही भाई, अगली क्लास में मिलेंगे हम। हमारे टेंस में पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है, और लास्ट में तो हम हमारी डेली की वोकैब करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।
अब लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी भी, जो ये हमारा बैच है सेवा सुरक्षा सहयोग बैच, इसको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है ना। हर एक क्लास को डेली अटेंड करें। जब सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलो भाई, आज की क्लास के लिए इतना, थैंक यू।